नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति यादव आपके सामने एक बार फिर जीएस की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रायद्वीप या भारत के पठार का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और इससे पहले हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार की अगर बात करें तो पहले शब्द आता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत के अलावा ये किसी भी देश किसी भी जगह के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उस जगह या उस देश की कंडीशन कैसी होनी चाहिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रायद्वीपीय का मीनिंग है कि वह भूभाग या वह स्थल जिसके तीन तरफ पानी से घिरा हो। जैसे सपोज कीजिए ये वाला भाग है, ये भारत की पुच्छ वाला भाग है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक। तो तीन तरफ से वह स्थलीय भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय कहलाएगा। जैसे भारत की ये वाली पुच्छ वाली भाग पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा प्रायद्वीपीय। ठीक, प्रायद्वीपीय चूंकि भारत का पार्ट है तो इसलिए किसके साथ अटैच हो जाएगा? भारत के। तो पार्ट किस नाम से जाना जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पठार की। तो पठार के अंतर्गत वह भूभाग जिसकी ऊंचाई अधिकतम 600 मीटर तक होती है। जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर तक होती है। लेकिन वह पर्वत और पहाड़ों की तुलना में यह ऊंचाई कुछ कम होती है। पर्वत एवं पहाड़ों की तुलना में यह ऊंचाई कम होती है। इसकी बनावट के कारण क्या होते हैं? जो भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भिक हलचलें हुई होंगी, तो उन हलचलों के कारण समीपतम अथवा मैदानी भाग के समीप वाला भाग का कुछ ऊंचाई पर उठ जाना अथवा समीपतम वाले भाग का नीचे दब जाना। तो उठने के बाद ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाया? पठार कहलाया। अगर नीचे दबा तो उसके बराबर वाला भाग स्वयं ही क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। तो इसे अगर हम डेस्क्रिप्टिव में डिफाइन करें तो स्थल अथवा वह भूभाग जो किन्हीं भूगर्भिक हलचलों के कारण अधिक अपने समीपतम वाले भाग से अधिक ऊंचाई पर उठना अथवा अपने समीपतम वाले भाग से न्यूनतम ऊंचाई पर जाना क्या कहलाएगा? हमारा पठार कहलाएगा। ठीक, तो चैप्टर का नाम था प्रायद्वीपीय भारत के पठार और हमने क्लियर किया। पहली चीज हमने क्लियर की प्रायद्वीपीय मतलब वह भूभाग या स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होगा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय कहलाएगा। और जिस देश के साथ इस नाम को जोड़ेंगे उसी देश का ये भाग प्रायद्वीपीय कहलाएगा। सपोज कीजिए अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पार्ट पड़ता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ जमीनी भाग हो तो वो प्रायद्वीपीय पाकिस्तान। ऐसे ही अमेरिका के साथ अगर जुड़ा हुआ होगा तो प्रायद्वीपीय अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर जुड़ा हो तो प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया। मतलब जिसके साथ भी ऐसी भू आकृति होगी तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए उसी स्थिति को देखकर कि इसके साथ हम प्रायद्वीपीय लगा सकते हैं अथवा नहीं लगा सकते। ठीक, उसके बाद बात रही पठार की। तो पठार का मैंने बताया जिसकी अधिकतम ऊंचाई 600 मीटर तक होती है और उनका निर्माण पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण होता है। या तो हलचल के कारण समीपतम मैदानी भाग में समीपतम भाग ऊंचाई से उठ जाता है या समीपतम भाग नीचे दब जाता है। अगर समीपतम भाग उठ जाएगा तो उठा हुआ भाग पठार कहलाएगा, और जब समीपतम भाग दब जाएगा तो उसके पास वाला जो उठा हुआ भाग है वो भी क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ठीक है, और अधिकतर पठारों का जो निर्माण हुआ है
वो चट्टानों, अधिकतर जो पठारों का निर्माण हुआ है वो चट्टानों की, उनके अधिकांश भाग में क्या निकलेंगी, चट्टानें निकलेंगी, क्योंकि वो जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी, सशांत ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण अथवा लावा के लगातार बहने के कारण हुआ है। इसका सबसे नवीनतम उदाहरण आपको मालवा का पठार मैं पढ़ाऊंगा, आपको मिलेगा मालवा का पठार। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के पठार इसमें क्लियर हुआ है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊं इस पार्ट में छोटे छोटे मैं काफी सारे वीडियो बनाऊंगा कि एक ही बार में थोड़ा कंजस्टेड है, आपको क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आज फर्स्ट वीडियो है इसका चैप्टर 4 प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में इसका ओवरव्यू लेंगे, इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके एक एक दिन में एक पहाड़ पर्वत पठार को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बार ओवरव्यू शुरू करते हैं। आपको ये अभी बहुत कंजस्टेड लग रहा होगा एक एक करके। ये मैंने यहाँ गंगा प्रवाह दिखाया है, गंगा का प्रवाह, और ये यमुना। इसकी वजह यह है कि पठार अथवा पर्वतों से यहाँ से नदियों का निर्माण हुआ है, तो नदियाँ निकलेंगी वो मिलती हुई सहायक नदियाँ, उद्गम, उनका अंत स्थल मिलता हुआ, इसलिए ये दिखाना पड़ा। ठीक है, तो ये गंगा प्रवाह दिखाया सबसे ऊपर, उसके बाद ये यमुना मिली है यहाँ जाके इलाहाबाद में दिखाया है। ठीक, ये वाला ये जो है इस टाइप से, ये वाला, ये पूरी श्रृंखला 1 2 3 ये तीनों श्रृंखला, ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है। अरावली जो सबसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हालांकि वर्तमान में ये केवल अरावली का अवशिष्ट भाग बचा हुआ है, वर्तमान में केवल अरावली का अवशिष्ट भाग बचा हुआ है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है और इससे ये बनास नदी निकली है। बनास नदी जो राजस्थान की सदा नीरा नदियों में काउंट की जाती है, ये बनास नदी इससे निकली है। और उसके बाद ये आपको चंबल नदी और बेतवा नदी, इधर जो ये दिखाया है ये वाला जो पार्ट है, आप ये नोट करते चलिए। ठीक है, बाद में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, लेकिन नोट करते चलिए आप। ये अरावली पहाड़ी थी। ठीक है, अरावली पहाड़ी की तीनों श्रृंखलाएं थी। और ये जो है आपका ये मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार, इससे दो नदियों का उद्गम हुआ है, चंबल और बेतवा। ठीक, ये चंबल और बेतवा जाके मिल गई हैं यमुना में। और भी नदी है वैसे इसमें, काली सिंध नदी है, काली सिंध है, केन है। ठीक है, केन नदी भी है। ठीक, काली सिंध है, केन है, चंबल है, बेतवा है, इन सब का उद्गम कहाँ से चल रहा है, मालवा के पठार से। ठीक, उससे नीचे जब हम चलते हैं तो हमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब मिड में मध्य प्रदेश के लगभग 2 भाग में बांटती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश। उसके पश्चात ये ओवरव्यू सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का है। ये तीनों जो ओवरव्यू हैं किसके हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के हैं। और ये आपको नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि इस वाले भाग में नदियों का प्रवाह इधर की ओर, मतलब पूर्व की ओर, जबकि यहाँ नर्मदा और तापी का प्रवाह पश्चिम की ओर। फिर से नीचे जो जाएंगे आप, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, ये इनका कृष्णा, इनका प्रवाह किधर की ओर, पूर्व की ओर। तो ऐसा क्यों है, ठीक, मैं आपको क्लियर, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लीजिए आप। ये जो मैंने आपको वीडियो में पढ़वाया था कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, उसमें मैंने बताया था कि जो निर्माण हुआ है इस वाले पार्ट का, ये अफ्रीका महाद्वीप से कट का आया है और इसका क्या नाम था, गोंडवाना लैंड था। ठीक, ये क्या था, गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड की जो उसमें फिगर दी थी वो ये वाली शेप थी गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड का जो निर्माण हुआ है, इसके यहां बीच में क्या था, तैतीस सागर था, और इससे ऊपर क्या था, अंगारा लैंड था। तो जो ये निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड का, ये अफ्रीका महाद्वीप से कट के आया है। अफ्रीका महाद्वीप से कटने के बाद तैतीस सागर का जो भाग था वो हिमालय इधर पूर्व की ओर संकरा पतला होने के कारण, हिमालय पूर्व की ओर संकरा होने के कारण इसका दबाव किधर की साइड है, पूर्व में है। तो इधर इनका ढाल किधर को है, पूर्व को है। तैतीस सागर वाले भाग में, तैतीस सागर वाले भाग में इसका ढाल किधर की साइड को है, पूर्व की ओर है। तैतीस सागर वाले भाग में ढाल जो है वो किधर की साइड है, पूर्व की ओर। तो नदियों का प्रभाव आप देखिए किधर की साइड मिलेगा आपको, पूर्व की ओर मिलेगा। ये जो आपकी बनास नदी है पूर्व में चंबल
बेतवा, काली सिंध और केन, इन सारी नदियों का जो प्रवाह है आपको किधर की साइड मिल रहा है? पूर्व की ओर मिल रहा है। जैसे ही हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर पहुंचेंगे तो गोंडवाना लैंड वाला भाग, गोंडवाना लैंड वाला भाग जो है, गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड वाला भाग है आपका, तो ये वाले भाग में आपको जो प्रभाव मिलेगा वो किधर की साइड मिलेगा? पश्चिम की। मतलब गोंडवाना लैंड के पश्चिम जो छोर है, अगर हम उसे दो भाग में डिवाइड कर दें, किधर से? सतपुड़ा पर्वत, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में, सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में जो ढाल है वो किधर की ओर मिलेगा? पश्चिम में। जबकि सतपुड़ा पर्वत के किधर की साइड? उत्तर की साइड। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की साइड ढाल किधर को मिलेगा? पश्चिम में मिलेगा। जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ढाल किधर की साइड मिलेगा? पूर्व की साइड मिलेगा। यह कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। जो ढाल है, अगर बात करें टेथिस सागर वाले भाग में, तो टेथिस सागर वाले भाग का पूरा ढाल पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है, हिमालय के सकरे भाग की तरफ है। कम दबाव होने, सकरा भाग है तो अधिक दबाव होने के कारण किधर की साइड है? पूर्व की भाग है। क्योंकि ऊपर जो आपके पास अंगारा लैंड का भाग है, उससे बीच में टेथिस सागर वाले भाग में तो हिमालय टिका हुआ है, तो हिमालय का पूरा दबाव इस वाले भाग में होने के कारण नदियों का पूर्ण प्रवाह इस टेथिस सागर वाले भाग में किधर की साइड है? पूर्व की साइड है। फिर जो गोंडवाना लैंड का पार्ट शुरू होगा, विंध्याचल पर्वत से सतपुड़ा पर्वत तक, नदियों के प्रवाह दबाव कम होने के कारण, गोंडवाना लैंड का दबाव कम होने के कारण पश्चिम की तरफ, नदियों का प्रवाह किधर की साइड है? पश्चिम की तरफ है। फिर गोंडवाना लैंड जो है आपका सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जाने पर उसके नदियों का प्रवाह किधर को मिलेगा? आपका पूर्व की साइड मिलेगा। यह आपको बहुत हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। आप इसका बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर टेथिस सागर वाला भाग है तो टेथिस सागर वाले भाग में नदियों का प्रवाह पूर्व में, और गोंडवाना लैंड का प्रारंभिक भाग होगा तो उसका प्रभाव पश्चिम में, जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण वाले भाग में नदियों का प्रभाव फिर से पूर्व की ओर होने लगेगा। ठीक, उसका कारण ये वाला जो तट है, ये जो पूरे तट हैं, ठीक है, तट के बाद आपको जो एक शेप मिलेगी, तटों की जो शेप है वो इस टाइप से है। ये इस सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भाग के तट की शेप है, जबकि सतपुड़ा पर्वत के गोंडवाना लैंड वाले भाग में पश्चिमी तट की शेप ये है। ये जो शेप है ये सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है और ये वाली जो शेप है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, अब इसके जो दक्षिण वाले पार्ट हैं ये पानी है, आपका समुद्र है दोनों साइड, ये समुद्र है। ठीक है, अब एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि जो ये नर्मदा हैं, तापी हैं, ये घाटियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी का, तो भ्रंश घाटी का मतलब आप समझिए, भ्रंश घाटी का मतलब होगा, अगर सपोज कीजिए ये अगर नर्मदा तापी इस वाले भाग में गिर रही है, नर्मदा एवं पूर्वी तट पे सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी भाग में, तो ढाल किधर की साइड होगा? इस टाइप से। अगर नर्मदा नदी इधर गिर रही हैं तो ये जो पानी का निर्माण, जब पानी इधर गिरता है तीव्र प्रवाह के साथ, जब पानी इधर गिरता है किधर? पश्चिम की तरफ, पश्चिम छोर पे, किधर की साइड से? पूर्वी छोर से, तो पानी का जो बहाव होता है, पानी का बहाव होता है वो इस टाइप से होता है और इस वाले पार्ट को छोड़ के चलता है। ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट छोड़ के चलता है, इसमें पानी का प्रवाह नहीं होता। इसी को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पानी होगा और पानी यहाँ वास्तविकता में होता नहीं है, तो इसीलिए किसे कहते हैं? भ्रंश घाटी।
तो जो भी नदी इस प्रकार से घाटी का निर्माण करेगी उस भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी और अन्य भी सारी नदियां जो इस टाइप से निर्माण करेंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी भ्रंश घाटी कहलाएंगी। एक दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब आप आगे जाएंगे तो आपको दो चीज पढ़ेंगी कि एक पड़ेगा एस्चुरी और एक पड़ेगा डेल्टा। तो मैं आपसे यहीं से क्लियर करता हूं, जो भी नदी पश्चिमी छोर पर गिरेगी, ये ट्रिक समझ लिए कॉन्सेप्ट, जो नदी पश्चिमी छोर पर गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। और जो भी नदी पूर्वी छोर पर गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी, वो डेल्टा का निर्माण करेगी। मतलब जो नदी पूर्वी छोर पर गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी और जो नदी पश्चिमी छोर पर गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। मैं आपको बताता हूं एस्चुरी है क्या और डेल्टा क्या है। एस्चुरी, आप अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ कोई नदी, तालाब या कोई समुद्र देखिए, उसमें अगर हम कोई कंकड़ पत्थर फेंक के मारते हैं तो वो इस तरीके से वेव्स देती है, लगातार ये वेव्स चलती हैं, ठीक। यही वेव्स का चलना, ठीक, क्योंकि पानी तीव्र ढाल के साथ गिरता है तब भी ये इसी प्रकार की वेव्स का निर्माण करती हैं। तो लगातार इन वेव्स का चलना या इस प्रकार के वेव का निर्माण होना, तरंगों का निर्माण होना क्या कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। और पश्चिमी तट पर ढाल अधिक होने के कारण ये पानी अधिक तीव्रता से जाता है और अधिक तीव्रता से जाने के कारण पश्चिमी तट पर ये सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि इसके विपरीत जब पूर्वी तट पर जाता है तो पूर्वी तट पर ढाल कम होने के कारण, पूर्वी तट पर बहुत कम ढाल होने के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति में होता है, डेल्टा जो है एक त्रिभुजाकार आकृति में होता है, इस शेप में, इस त्रिभुजाकार आकृति में। जब पानी गिरता है तो पानी, जिससे सपोज कीजिए यहां से पानी गिरेगा तो पानी के साथ ये ऐसे इस टाइप से एक आकृति का निर्माण कर लेंगी ये, और ये क्या कहलाएगा, हमारा डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, डेल्टा को हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारण। बस आप ये कॉन्सेप्ट के लीजिए, आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी भाग में जो नदी नर्मदा गिर रही है तो किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी बनाएगी या डेल्टा बनाएगी, तो जो पश्चिमी भाग में नदी गिरेगी वो हमेशा एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि ढाल खड़ा है, अधिक ढाल होने के कारण डेल्टा का निर्माण करेगी और अधिक ऊंचाई के ढाल के कारण भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। ठीक है, और जबकि पूर्व की साइड में जो नदी गिरेगी तो वो किस चीज का निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, अब ये हमने यहां तक ओवरव्यू लिया सतपुड़ा पर्वत तक। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो होगी, ठीक है, अब उसके बाद डेल्टा मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी तट पर गिरेगी वो सब डेल्टा का निर्माण करेंगी और जो नदी पश्चिमी तट पर गिरेंगी वो सब एस्चुरी का निर्माण करेंगी। तो यहां से आपका बनता है एस्चुरी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और डेल्टा के क्या क्या। अगर डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो एस्चुरी का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी रक्षा नौसेना जो करती है वो पनडुब्बी में एस्चुरी का यूज करती है, एप्लीकेशंस करती है एस्चुरी के। पवन चक्की, लाइट बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, एस्चुरी। जबकि डेल्टा का जो एप्लीकेशंस हैं, डेल्टा का तो खेती करने के लिए और जमीनी कटाव के लिए और विद्युत निर्माण के लिए डेल्टा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सुंदरबन नाम डेल्टा है, बहुत फेमस है विश्व का। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, आपको बनेगा गंगा नदी पे बनाएंगी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उसके बाद एस्चुरी और डेल्टा आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम करते हैं, नीचे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, इसमें से ये सोन नदी निकली है जो बिहार के पास पटना में जाके किस में मिल गई है, गंगा यमुना के संगम, गंगा और यमुना दोनों का जो संगम चला है इलाहाबाद के बाद, उसमें जाके मिल गई है। फिर ये नर्मदा नदी आई है जो इधर गिर गई है। ठीक, उसके बाद तापी नदी भी, नर्मदा और तापी चूंकि खाड़े ढाल पे गिर रही है, मैंने अभी आपको बताया जो भी नदी खाड़े ढाल पे गिरेगी वो भ्रंश घाटी का निर्माण करेगा। भ्रंश मतलब छदम अर्थात धोखा, ऐसा लगेगा कि यहाँ घाटी है, यहाँ जगह, यहाँ पानी गिर रहा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होगा, वहाँ कैसी जगह होगी, खाली जगह होगी। ठीक, उसके बाद ये आपकी आगे आएंगे तो ये वाला जो पर्वत दिखाया ये पूरा कौन सा तट है, ये वाला पर्वत यहाँ तक, ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट पर्वत। ये पश्चिमी तट पर्वत है, ये आपका यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, ये पश्चिमी तट पर्वत है। ठीक, उसके बाद एक जो गांठ है, ये गांठ से जैसे निर्माण होता है, ठीक है, गोलाकार टाइप से,
ये आपका नीलगिरी पर्वत है, और इसके नीचे जो ये पहाड़ी पड़ती है ये अन्नाईमुदी की पहाड़ी और कार्डामम की पहाड़ी, ये कार्डामम की पहाड़ी, कार्डामम, और इन्हीं को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, कार्डामम अथवा इलायची पहाड़ी। तो ये जो कार्डामम या इलायची की पहाड़ी है, ये कार्डामम अथवा इलायची की पहाड़ी है, ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, अगर आपको पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी, जैसे भारत की सबसे उत्तरी क्या था, भारत में सबसे उत्तरी हिमालय की श्रेणी थी काराकोरम श्रेणी, ठीक, वैसे ही ये दक्षिणी भाग में पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो कार्डामम श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो तट है पूर्वी तट है। अब आप एक चीज देखिए, जो पश्चिमी तट है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लगातार है, जबकि पूर्वी तट क्या है, कटा हुआ है, क्योंकि इधर नदियों का बहाव किधर की साइड को है, पूर्व की तरफ है। इस वाले भाग में नदियों का बहाव किधर को है, पूर्व की ओर है, और नदियों का बहाव प्राचीन काल से पूर्व में होने के कारण लगातार नदियों ने इन जगह को काट दिया। बहुत अन्य हजारों नदियां हैं, तो उन्होंने क्या करा, बीच वाले भाग को कट कर दिया, तो इसलिए जो पूर्वी तट है वो कंटिन्यूअस नहीं है। आप नोट कर लीजिए कि जो लगातार कट है, वो जो लगातार तट है वो पश्चिमी तट है, और जो कटा हुआ तट है वो कौन सा है, पूर्वी तट है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको ये दंडकारण्य का पठार पड़ेगा। दंडकारण्य ये खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार है, दंडकारण्य, इसे रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्रदेश जहां मतलब बहुत अधिक मात्रा में खनिज का उत्पादन होता है। ये इसे अगर हम पढ़ें तो ये शिलांग का पठार है, और शिलांग का पठार, और इससे जो है शिलांग के पठार में पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर का पठार बनाएंगे, और इसके बाद इसमें राजमहल की पहाड़ियां, सॉरी, ये जो है छोटा नागपुर का पठार है, और इसमें राजमहल की पहाड़ियां, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर के पठार में ये जो निकला हुआ पहाड़ी भाग है, ये वाला जो आपका भाग है, ये राजमहल की पहाड़ियों के नाम से, राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेघालय वाले भाग में, सॉरी, मेघालय वाले भाग में जो ये भाग है, ये शिलांग का पठार है आपका, ठीक है। और उसमें ये हमारा आज की जो वीडियो था, इसमें हमने कंप्लीटली ओवरव्यू लिया है, ठीक। इसके बाद जो ये बनावट है, आप पूरी भारत की जो बनावट है ये इस प्रकार से है। ये जो पूरी भारत की बनावट है ये इस प्रकार से है। ये आपका पठारी भाग है, और ये टेथिस सागर वाला भाग है। उसके बाद ये बनावट है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर में ये आपका लघु हिमालय की जो श्रेणी है, लघु हिमालय, ये आपका मध्य, और ये बृहद या विस्तृत हिमालय, बृहद या विस्तृत हिमालय, जबकि ये वाला आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ठीक है, दक्षिण वाला भाग है। तो ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैदानी भाग, बीच वाला भाग कौन सा है, तो ये जो टेथिस सागर वाला भाग था, ये लगातार नदियों द्वारा लाए गए अपक्षेत्र से लगातार भरता गया, और काफी समय तक ये भरने के बाद ये वाला जो भाग है ये मैदानी भाग बना, जिसमें इलाहाबाद और ये पंजाब का जालंधर, ठीक, ये वाले पार्ट पड़ते हैं। ये सारे भाग क्या हैं, हमारे मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो ये बृहद, इसे ऐसे उठा कर रख दीजिए, बृहद, फिर मध्य, फिर लघु, और बीच में ये मैदानी तथा नीचे प्रायद्वीपीय भारत का पठार वाला भाग है, ठीक है, जिसमें आपको दक्कन का पठार भी सम्मिलित है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली आज ओवरव्यू लिया, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। थैंक यू।